नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो अपनों ने सीएसएस की सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें आज जो अपना टॉपिक है दोस्तों वो रहेगा सीएसएस में सिलेक्टर्स और कौन कौन से सिलेक्टर का क्या काम है, इस पर आज चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो भी साथी लाइव बैठे हैं क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इनकी क्लासेज की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक है आप थंबनेल देख रहे हैं कि अपना जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, सीएसएस सिलेक्टर है। मैंने सीएसएस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, पुरानी अगर क्लासेज आपने नहीं देखे तो उनको देख लीजिएगा। उसके बाद अगर बात करें किसकी, सिलेक्टर्स की है। सिलेक्टर्स का मतलब होता है हम जो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं उन प्रॉपर्टीज को किन किन को सिलेक्ट करके हम उस पर अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए हम सिलेक्टर्स का यूज करते हैं। क्लियर होगी बात है। तो अब अपने बात करते हैं सीएसएस सिलेक्टर के बारे में। एक दोस्तों देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर आप ऑफलाइन टेस्ट कब से स्टार्ट कर रहे हो। ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों ये 7 मई से शुरू हो रही है। 26 आपको ऑफलाइन टेस्ट मिलेंगे। अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक नंबर दिया हुआ है 9828034129 9828034129 पे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें ये ऑफलाइन टेस्ट तो दोनों सीरीज चल रही है। ऑनलाइन अगर ज्वाइन करना चाहे तो भविष्य कोचिंग के एप्लीकेशन पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। सूचना सहायक के लिए बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज है, आप अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। एक दो कोई टेस्ट नहीं है दोस्तों, इसमें टोटल 26 टेस्ट है। अगर देखा जाए तो बहुत ही हर एक टॉपिक का मैंने अलग से क्या दिया हुआ है, इसमें टेस्ट दिया हुआ है। किसी टॉपिक को मर्ज करके टेस्ट नहीं बनाए हुए। तो पूरा का पूरा अगर आप सिलेबस देखते हैं कि सर टेस्ट सीरीज का आपका सिलेबस क्या है तो भविष्य कोचिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, उसमें सिलेबस आइकन पे जाएंगे तो वहां आपको सिलेबस मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा टेस्ट किस तारीख को है। तीसरे दिन टेस्ट होता है, प्रत्येक 3 दिन बाद एक टेस्ट है दोस्तों। और इसमें टोटल 26 टेस्ट है। लगभग ये जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक ये आपकी टेस्ट सीरीज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज अपने सीएसएस के सिलेक्टर के बारे में। दोस्तों आज जो अपना टॉपिक है वो क्या है, सीएसएस सिलेक्टर है। किसकी बात करेंगे, अपने सीएसएस के सिलेक्टर की। दोस्तों अगर सीएसएस के सिलेक्टर की बात करें तो लास्ट क्लास में अपनों ने लिखा था कौन कौन से सिलेक्टर है, फिर भी अपन एक बार इनको दोबारा नोट कर लेते हैं। सबसे पहला जो सीएसएस सिलेक्टर है दोस्तों वो है यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर कौन सा है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर। दूसरा अपने पास क्या होता है दोस्तों, टाइप सिलेक्टर। क्या है, टाइप, इसको आप टाइप सिलेक्टर बोल दो और चाहे आप इसको क्या बोल दो, ग्रुप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर या फिर क्या बोल सकते हैं, ग्रुप सिलेक्टर बोल सकते हैं। उसके बाद अपने पास एक सिलेक्टर है जिसका नाम है चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर के बाद एक सिलेक्टर है डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर। उसके बाद अगर बात करें तो एक सिलेक्टर है जिसका नाम आता है एडजेंसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। एडजेंसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। उसके बाद एक सिलेक्टर आता है दोस्तों जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। और उसके बाद ये मैंने आपको पुरानी क्लासेज में पीछे की देख लेना, एक होता है क्लास सिलेक्टर और एक अपने पास क्या होता है दोस्तों, आईडी सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर। जो यूनिवर्सल सिलेक्टर है इसका जो सिंबल है दोस्तों वो क्या होता है, स्टार यानी कि एस्ट्रिक्स होता है। जनरल जो ग्रुप सिलेक्टर होता है ये क्या होता है, कॉमा होता है। चाइल्ड सिलेक्टर होता है, इसका सिंबल होता है ग्रेटर देन। डिसेंडेंट सिलेक्टर होता है दोस्तों ये होता है हमारा स्पेस। एडजेंसेंट सिबलिंग सिलेक्टर की बात करें तो ये प्लस का सिंबल होता है। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर की बात करें तो ये टिल्ड साइन होता है। क्लास के लिए क्या होता है दोस्तों, डॉट होता है। क्या होता है, डॉट। और आईडी के लिए हम किसका यूज करते हैं,
एस का यूज करते हैं। आईडी के लिए हम किसका यूज करते हैं? एस का यूज करते हैं। अब एक एक को विस्तार से देखते हैं कि इनका काम क्या है। तो चलिए दोस्तों, पहले अपने क्या करेंगे, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएंगे और इन पर हम इनका अप्लाई करके देखते हैं, इनका यूज करके देखते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि सिलेक्टर किस प्रकार से काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यूनिवर्सल सिलेक्टर है। यूनिवर्सल सिलेक्टर को समझने के लिए अपने एक पहले HTML डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं और अपने इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS तीनों मैंने आपको प्रीवियस क्लासेज में बताया हुआ है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता है कि इनलाइन CSS क्या है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, तो प्रीवियस जो CSS की क्लासेज है एक बार उन पे विजिट करिएगा, उनको देखिएगा। तो अपने एक एग्जांपल लेते हैं HTML डॉक्यूमेंट का। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि अगर आपको क्या करना हो, HTML5 यूज करना हो तो डॉक टाइप डिक्लेयर भी कर सकते हैं आप ऊपर। यहां पर अपने पास क्या आ गया, HTML स्टार्ट। उसके बाद हमारे पास दोस्तों क्या स्टार्ट होता है, हेड सेक्शन। क्या होता है, हेड सेक्शन। और मान लो आपने यहां पर हेड सेक्शन को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। हेड सेक्शन के बाद हमारे पास क्या आता है दोस्तों, टाइटल। टाइटल में जैसे अभी अपने समझ रहे हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। कौन सा सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो ये हमारा आज का टाइटल है क्या, यूनिवर्सल सिलेक्टर। और अपने टाइटल को क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। उसके बाद बात करें तो यहां पर अपनों ने CSS को डिक्लेयर करना है। तो CSS को डिक्लेयर करने के लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं और अपनों ने यहां स्टाइल को क्या किया दोस्तों, क्लोज किया। उसके बाद देखिए, जब आप इंटरनल CSS या फिर एक्सटर्नल CSS का यूज करते हैं तो करली ब्रेसेस में इसको क्या किया जाता है दोस्तों, डिक्लेयर किया जाता है। ये आपके क्या आगे करली ब्रेसेस और यहां से स्टार्ट हुए और उसके बाद आपने इनको क्या किया, क्लोज किया। अब मान लो आपने यहां पर एक प्रॉपर्टी लिखी। प्रॉपर्टी कौन सी है, कलर। आपने कलर की वैल्यू क्या बता दी, रेड। और दूसरी प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड डैश कलर। और मान लो आपने इसको दे दिया ग्रीन। और ये दो प्रॉपर्टी आपने यूज कर ली। ये लास्ट में क्या है, सेमीकोलन है और ये क्या है, कोलन है। प्रॉपर्टी को वैल्यू से अलग करना हो तो कोलन, और प्रॉपर्टी को अगर प्रॉपर्टी से अलग करना हो तो सेमीकोलन। अगर किसी प्रॉपर्टी में मल्टीपल नेम्स है तो उनको सेपरेट करने के लिए हाइफन का यूज करते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा ब्लॉक बन गया। एक हमने CSS की प्रॉपर्टी यूज की। अब हम बॉडी एरिया को स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सा पार्ट स्टार्ट हो गया दोस्तों, बॉडी। और अब अपनों ने यहाँ पर बॉडी को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब कुछ मैटर अपने लिखना शुरू करते हैं। जैसे एक टैग है, P टैग है। P टैग में जैसे मान लो आपने लिखा हुआ है दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ। और आपने किसको क्लोज कर दिया, P को कर दिया। उसके बाद मान लो आपने H1 टैग यूज किया। आपने लिख दिया मान लो दिस इज ए हेडिंग, दिस इज ए हेडिंग। और आपने किसको क्लोज कर दिया, H1 को। उसके बाद मान लो आपने एक टैग और लिखा H2। आपने लिख दिया दिस इज ए सेकंड हेडिंग, दिस इज ए सेकंड हेडिंग। देखिए आपने जैसे ही दिस इज सेकंड हेडिंग लिखा, आपने इस सेकंड हेडिंग को भी क्या कर दिया दोस्तों, क्लोज कर दिया। ये कुछ मैटर लिखा है कौन से एरिया में, बॉडी एरिया में। तो जब आप इसको ब्राउजर में रन करेंगे तो आपके ब्राउजर पे क्या आएगा, दिस इज ए पैराग्राफ, दिस इज ए हेडिंग और दिस इज ए सेकंड हेडिंग है। मैं चाहता हूं ये जो तीनों मैंने लाइनें लिखी हुई है या जो तीनों टैग मैंने यूज किया हुआ है या मल्टीपल कितने भी मैंने टैग यूज किए हैं, उन सब पर क्या हो, कलर तो सबका क्या हो जाए, रेड हो जाए और बैकग्राउंड कलर सबका क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। तो इसके लिए हमने ऊपर क्या है, स्टाइल क्या है, एक टैग है। स्टाइल टैग कब डिक्लेयर करते हैं, जब आपको इंटरनल CSS का यूज करना होता है तो हम स्टाइल टैग को यूज करेंगे। यहाँ से स्टाइल स्टार्ट हुआ, यहाँ स्टाइल क्लोज हुआ, ये हमारा पूरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर हमने दो प्रॉपर्टी यूज की है। एक प्रॉपर्टी कौन सी है, कलर है, और एक प्रॉपर्टी दोस्तों कौन सी है, बैकग्राउंड कलर है। अब हम चाहते हैं कि ये सारा का सारा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ये सब पर अप्लाई हो जाए। तो हम किसको लेके आएंगे दोस्तों, सिलेक्टर्स को लेके आएंगे। तो सबसे पहला जो अपने पास सिलेक्टर है वो कौन सा है, यूनिवर्सल सिलेक्टर है। यूनिवर्सल सिलेक्टर की अगर बात करें तो जैसे आपने यहाँ पर किसका यूज किया, स्टार का यूज किया। तो इस ब्लॉक से पहले आपने सिलेक्टर का यूज कर लिया। ब्लॉक से पहले क्या यूज किया, सिलेक्टर का। अब स्टार क्या कहता है कि जो भी आपने ये कोड लिखा हुआ है आपके बॉडी एरिया में, जो भी आपने कोड लिखा हुआ है आपके बॉडी एरिया में, जितने भी आपने टैग्स यूज किए हुए हैं सबका कलर क्या कर देगा,
रेड कर देगा और बैकग्राउंड कलर क्या कर देगा दोस्तों, ग्रीन कर देगा। ये हमारे पास कौन सा सिलेक्टर है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी CSS की प्रॉपर्टी है वो बॉडी एरिया के सभी टैग्स पे और टैग्स के एट्रीब्यूट सब पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं अपने, तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, स्टार का यूज करते हैं। कंप्यूटर की भाषा में स्टार को एस्टेरिस्क बोलते हैं दोस्तों। अगर बात करें तो हम CSS की, तो इसका नाम क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टार से। यूनिवर्सल सिलेक्टर कब यूज करते हैं कि बॉडी एरिया के अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टीज अगर एक साथ यूज करनी पड़े और सब टैग्स पे यूज करना चाहें तो हम किसका यूज कर सकते हैं, स्टार का यूज कर सकते हैं। इसलिए स्टार हमारा क्या है दोस्तों, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि स्टार हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है। तो सबसे पहला जो सिलेक्टर था वो दोस्तों कौन सा है, यूनिवर्सल सिलेक्टर। दूसरा क्या है, टाइप सिलेक्टर। क्या है, टाइप सिलेक्टर। अब अगर देखिएगा टाइप सिलेक्टर की अगर बात करें तो थोड़ा सा इसी में अपन चेंज कर लेते हैं। अगर बात करें किसकी, टाइप सिलेक्टर की, टाइप सिलेक्टर की बात करें दोस्तों, तो टाइप सिलेक्टर क्या है ये देखिएगा। मान लो आपने यहां पर कुछ वैल्यूज लिखी हुई है P, H1 और H2। अब मेरी क्या है, रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे केवल और केवल जो कलर करना है, रेड और बैकग्राउंड कलर करना है, वो केवल और केवल किसका करना है, H2 का करना है। किसका करना है, H2 का। तो मैंने यहां पर डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिया किसको, H2 को। क्या कर दिया, H2 को। लेकिन मैं चाहता हूं कि H1 भी आ जाए और H2 भी आ जाए, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि P भी हो जाए और H2 भी। मैं चाहता हूं कि P का कलर क्या हो, रेड हो, और P का बैकग्राउंड क्या हो, ग्रीन हो। मैं चाहता हूं H2 का कलर क्या हो, रेड हो, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो दोस्तों, ग्रीन हो। तो हम यहां किसका यूज कर सकते हैं, तो टाइप सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। किन किन पे अप्लाई करना चाहते हैं, P और H1 पे। तो आप डायरेक्ट डिक्लेयर कर दो P, H1, P, H1। तो हमने कौन से सिलेक्टर का यूज कर लिया दोस्तों, ग्रुप सिलेक्टर का यूज कर लिया, या फिर हम कह सकते हैं टाइप सिलेक्टर का हमने यूज किया। टाइप सिलेक्टर क्या कहते हैं कि आप कोमा देके जितनी भी मल्टीपल आप टैग्स के नाम लिखते जाएंगे उन सब पर ये प्रॉपर्टी क्या होती जाएगी दोस्तों, अप्लाई होती जाएगी। इसके लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, टाइप सिलेक्टर का, या फिर हम ग्रुप सिलेक्टर का यूज करते हैं। पहले देखा था हमने स्टार था तो स्टार सब पर अप्लाई कर रहा था, लेकिन अब इससे क्या होगा, P और H1 से चेंज आएगा किस पर, P पे, और किस पे आएगा, H1 पे। H2 पे चेंज नहीं आएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि P और H2 पे आए, तो मैं H1 के स्थान पर क्या लिख दूं, वहां पर 2 लिख दूं। तो अब चेंज किस पे आएगा, P पे भी आए और H2 पे भी, लेकिन H1 पे इसका इफेक्ट नहीं आएगा। आप चाहते हो H1 पे भी आए तो आप यहां कोमा देके H1 भी लिख सकते हो। अब रही बात है कि सर यूनिवर्सल और इनमें फर्क क्या हुआ, यूनिवर्सल में तो सारी की सारी क्या होंगे, सिलेक्ट होंगे, लेकिन इसमें जितनी आपने यहां पर क्या है डिक्लेरेशन दी है, या जितने आपने टैग्स के नाम दिए हैं, केवल उसी पे इसका असर आएगा दोस्तों। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ग्रुप सिलेक्टर, या फिर हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, टाइप सिलेक्टर के नाम से जानते हैं। ये दोनों चीजें क्लियर हुई। तो हमने कौन कौन से सिलेक्टर पढ़ लिए हैं। सबसे पहला सिलेक्टर अपना पास कौन सा था, यूनिवर्सल, और दूसरा कौन सा है, टाइप सिलेक्टर। अभी मैंने बताया था कि टाइप सिलेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोमा से, और यूनिवर्सल को किससे करते हैं दोस्तों, स्टार से करते हैं, एस्टेरिस्क से करते हैं। उसके बाद क्या है, चाइल्ड सिलेक्टर। क्या है, चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर की अगर बात करें तो चाइल्ड सिलेक्टर का यूज डायरेक्ट चाइल्ड के लिए किया जाता है। इसके लिए डायरेक्ट चाइल्ड के लिए किया जाता है, और डिसेंडेंट का इनडायरेक्ट चाइल्ड के लिए किया जाता है। इनडायरेक्ट चाइल्ड का, डिसेंडेंट का मतलब होता है दोस्तों वंशज। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है, वंशज। और डायरेक्ट चाइल्ड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई टैग किसी टैग का डायरेक्ट चाइल्ड है तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई नहीं होगा। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको CSS के अंदर। अब अपने पास क्या है, चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेटर देन से। तो पहले इसका क्या बनाते हैं, अपने पूरा का पूरा सिंटैक्स बनाते हैं, फिर अपने इसको समझते हैं। तो चलिए दोस्तों अपन बात करें HTML की। ये हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है, मेन कौन सा डॉक्यूमेंट है, HTML डॉक्यूमेंट है। और अपनों ने इस HTML डॉक्यूमेंट को एक बार क्लोज नहीं करते क्योंकि उनको स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिएगा। तो अपने पास HTML स्टार्ट हुआ, उसके बाद कौन सा सेक्शन आ गया दोस्तों, हेड सेक्शन आ गया। और उसके बाद अपने पास कौन सा पार्ट आता है, टाइटल। टाइटल की अगर बात करें तो अब अपने समझने जा रहे हैं चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर, और आपने किसको क्लोज कर दिया, टाइटल को क्लोज किया। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों, अपनों ने यहां पर एक टैग का यूज किया, जिस टैग का नाम क्या है, स्टाइल। स्टाइल कब यूज करते हैं, जब आपको इंटरनल CSS का यूज करना हो। ये स्टाइल क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, और उसके बाद आपने क्या किया, यहां पर करली ब्रेसेस के अंदर इसकी कुछ प्रॉपर्टी क्या की, डिक्लेयर की। ये मान लो आपने क्या है, करली ब्रेसेस
उसके बाद यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज की, कौन सी, कलर। मान लो आपने डाल दिया क्या, रेड, और बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड है डैश कलर। अब आप बोलेंगे सर आप दो ही प्रॉपर्टी क्यों बता रहे हैं, और भी प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन अपने इस चीज को इसलिए ले रहे हैं ताकि आपका माइंड जो है वो डाइवर्ट ना हो प्रॉपर्टी की तरफ से, क्योंकि एक ही नाम है, जो चेंज है उसको आप अच्छे तरीके से समझ सके। एक क्लास कभी प्रॉपर्टीज की, जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी तो देखो नहीं हो पाएगी, लेकिन मेन प्रॉपर्टी जो है वो हम आपको बता दूंगा सीएसएस की। अब अगर बात करें तो हमने यहां पर किसको क्लोज कर दिया दोस्तों, स्टाइल को। ये अपना क्या हो गया, स्टाइल टैग क्या हुआ, क्लोज। उसके बाद हमने यहां पर किसको क्लोज कर दिया, हेड सेक्शन को। उसके बाद अपने पास कौन सा पार्ट स्टार्ट हो गया दोस्तों, बॉडी पार्ट स्टार्ट हो गया। अब जैसे ही बॉडी पार्ट की अगर बात करें, बॉडी पार्ट की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, देखिएगा ये HTML है। अब अपनों ने यहां पर स्टार्ट कर लिया बॉडी को। बॉडी में हमारे पास ना एक टैग है, अगर आप सब जानते हैं तो एक लिस्ट बनाने के लिए टैग है जिसको हम ओवल और यूएल, तीन प्रकार की लिस्ट होती है दोस्तों HTML में। एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और एक होता है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट बोलते हैं। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट की अगर बात करें तो इनके अंदर हम एक टैग का यूज करते हैं जो आता है LI, लिस्ट आइटम। क्या होता है LI, अगर मान लो आपने HTML पढ़ा होगा तो एक आपने टैग स्टार्ट किया क्या, ओवल, और ओवल को क्लोज कर दिया, और इसके अंदर आपने यूज किया LI, और आपने एक लिस्ट बनाई किस नाम की, अनिल नाम की, और आपने किसको क्लोज कर दिया, LI को। उसके बाद आपने किसको स्टार्ट किया, LI को, और आपने क्या लिखा, सुनील, और आपने क्लोज कर दिया किसको, LI को। उसके बाद वापस से आपने एक नेस्टेड लिस्ट बना ली। नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए वापस आपने किसको स्टार्ट किया, ओवल को स्टार्ट किया, और ओवल को आपने यहां पर क्लोज कर दिया। ओवल को स्टार्ट किया और ओवल को क्लोज कर दिया, और इसके अंदर आपने यूज किया LI, और यहां लिख दिया आपने कॉफी, कॉफी, और उसके बाद आपने किसको क्लोज किया, LI को। उसके बाद वापस आपने लिखा LI, और आपने लिख दिया जिसे मान लो T। अब आपके पास क्या हुआ दोस्तों, एक लिस्ट बनी। वो लिस्ट किस प्रकार की बनी ये देखते हैं। ये है ओवल, यहां पर आपका ओवल क्या हो गया, क्लोज, और ये ऊपर वाला ओवल की बात करें तो ये बाहर है, हमने क्लोज कर दिया दोस्तों किसको, इस बाहर वाले ओवल को। कुछ नहीं है, ये ओवल का मेन ब्लॉक है, यहां से लेकर यहां तक पूरा ओवल है, उसके बीच में LI है, और इसके बीच में हमने ओवल का यूज किया है। अब ये लिस्ट बनेगी आपकी किस प्रकार से बनेगी, जैसे 1 नंबर पे आ जाएगा दोस्तों अनिल, 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, सुनील, और उसके बाद क्या आ जाएगी, 1 नंबर पे कॉफी, और 2 नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों, T। ये जो है ये अपनी कौन सी लिस्ट है दोस्तों, ये नेस्टेड लिस्ट है। कौन सी लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है दोस्तों। अगर बात करें 1 नंबर 2 नंबर, और उसके बाद हमने नेस्टेड लिस्ट का यूज किया है। अब आपने इसको बॉडी को यहां पर कर दिया क्लोज, या एक थोड़ा सा और स्टार्ट कर लेते हैं इसको। उसके बाद अपनों ने स्टार्ट किया यूएल, और यूएल में मैंने यूज कर लिया LI। ये अब जो लिस्ट बना रहा हूं वो अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूं, जैसे मान लो लिख दिया कोल्ड ड्रिंक, और आपने किसको क्लोज कर दिया, LI को क्लोज किया। समझना थोड़ा ध्यान से, पहले मैं एक बार पूरा कंप्लीट कर देता हूं इसको। उसके बाद आपने LI को स्टार्ट किया, और आपने जैसे मान लो डाल दिया सॉफ्ट ड्रिंक, जो भी है, अपने को ड्रिंक से कोई मतलब नहीं है, अपने को तो CSS की जो प्रॉपर्टी हम और सिलेक्टर यूज कर रहे हैं उसको समझना है। और यहां आपने किसको क्लोज किया, यूएल को। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यूएल क्लोज करने के बाद हमने क्या किया, बॉडी को क्लोज किया, और उसके बाद हमारा क्या क्लोज हो गया दोस्तों, HTML क्लोज हो गया। पहले इस पूरी स्ट्रक्चर को देखिए किस प्रकार से है। आपने क्या किया, सबसे पहले HTML को स्टार्ट किया, और हेड सेक्शन स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या हुआ, टाइटल लिखा, आपने यहाँ पर प्रॉपर्टीज का यूज किया। उसके बाद ये स्टाइल टैग क्या हुआ, क्लोज हुआ। देखिए स्टाइल टैग यहाँ पर क्या हो गया, क्लोज हो गया। ये देखिए ये है स्टाइल टैग, हेड टैग क्लोज हो गया, बॉडी स्टार्ट हो गया, ये अपने पास पार्ट आ गया। अब ये पूरा का पूरा, जैसे मान लो अगर आप इसको क्लोज भी नहीं करते ना तो HTML कोई एरर जनरेट नहीं करता, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अपना ये समझना है कि अपने को अब मेरा जो टारगेट है वो क्या है, मैं चाहता हूं कि जो भी मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं ऊपर जो हेड सेक्शन में, वो अप्लाई हो जाए ओवल पे, LI पे, अनिल पे, सुनील पे, कॉफी पे, T पे, इन पे अप्लाई हो जाए। लेकिन अप्लाई ना हो यूएल पे। यूएल में भी क्या है, LI है,
और यूएल में इधर एल आई है, इधर ओएल में भी क्या है, एल आई है। इसके लिए हमारे पास ना एक सिलेक्टर है, देखिएगा। अब आप ये तय करें कि अपने करना क्या है। अपने ने करना है कि जो ओएल के अंदर जितने भी आइटम हमने लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए, या सब पर अप्लाई हो जाए। जो ऊपर हमने जो प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है वो वाले पार्ट सिलेक्ट हो जाए, लेकिन यूएल पे वो सिलेक्ट न हो। अब देखा जाए तो हमारे पास एक चाइल्ड है एल आई बी, और यहां चाइल्ड क्या है, एल आई बी है। लेकिन ये चाइल्ड किसका है, ओएल का, ये चाइल्ड किसका है, यूएल का। ओएल का अर्थ होता है ऑर्डर्ड लिस्ट और यूएल का अर्थ क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब इन दोनों के अंदर अगर आप इसको यूज करना चाहें तो अपने पास एक सिलेक्टर आता है दोस्तों, कौन सा आता है, चाइल्ड सिलेक्टर। कौन सा आता है, चाइल्ड सिलेक्टर। और चाइल्ड सिलेक्टर क्या कहता है कि वो चाइल्ड होना चाहिए क्या, डायरेक्ट। क्या होना चाहिए, डायरेक्ट। तो ये डायरेक्ट चाइल्ड वाली कहानी क्या है, इस चीज को समझिएगा। ये अपनों ने यहां कोड लिखा है। अब देखिए, जैसे मान लो आपने यहां पर चाइल्ड सिलेक्टर यूज करना हो, चाइल्ड सिलेक्टर में पहले देखो कि हमने सिलेक्ट किसको करना है, ओएल के अंदर एल आई सारी की सारी क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। तो अब मुझे बताइएगा, मैंने इसको, इसके सिंटैक्स को इस प्रकार से लिखा कि ओएल क्या है, ओएल हमने लिखा ओएल ग्रेटर देन, और उसके बाद क्या लिखा, एल आई। इसका मतलब क्या है कि जो भी ओएल के चाइल्ड है एल आई, वो सारे क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। तो अब मुझे आप बताइएगा, ये ओएल का चाइल्ड है, क्या इसका कलर क्या होगा, रेड होगा, और बैकग्राउंड क्या होगा, ग्रीन होगा या नहीं होगा, इसका होगा या नहीं होगा। और इसके बाद भी ओएल है और उसके बाद भी एल आई है, तो इसका होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों अब इस प्रॉपर्टी का और इस सिंटैक्स से जो आपके डॉक्यूमेंट पे, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट पे जो चेंज आएगा दोस्तों, वो किस किस पे आएगा, इस ओएल से लेकर इस ओएल तक जो भी आपने लिखा है वो सब पर क्या होगा, कलर क्या हो जाएगा, रेड, और बैकग्राउंड कलर दोस्तों क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। सर आपने तो कहा डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, और हमने बिल्कुल सही कहा कि हमने लिखा भी क्या है, ओएल क्या है, ओएल का डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए कौन, एल आई। अब यहां बिल्कुल ठीक है। तो आपने कहा सर ये एल आई तो इस ओएल का डायरेक्ट चाइल्ड है ही नहीं। बिल्कुल है, क्योंकि हमने कहा ओएल का डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए। तो देखिए ये ओएल है और इसका डायरेक्ट चाइल्ड है, ये ओएल है, ये इसका डायरेक्ट चाइल्ड है दोस्तों। तो हमारा जो इफेक्ट आएगा इस पूरे एरिया पे आएगा, जो ओएल स्टार्ट हुआ इस ओएल के अंदर जो भी लिखा हुआ है उस पे आएगा। लेकिन एक चाइल्ड एल आई भी है, लेकिन यहां इस पर असर नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों हमने ऊपर बताया ओएल के एल आई पर इफेक्ट आना चाहिए, लेकिन ये तो क्या है, यूएल का एल आई है। तो यहां पर हम इस प्रॉपर्टी को अगर आप यूज करना चाहते हैं यहां पर, तो इस सिंटैक्स से यहां ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यूएल जो है इसका चाइल्ड तो एल आई है, लेकिन ओएल का डायरेक्ट चाइल्ड यहां इसमें एल आई नहीं है, क्योंकि ये जो एल आई चाइल्ड है ये डायरेक्ट किसका है, यूएल का। और हमने क्या डिक्लेयर किया है कि हमें वो चाइल्ड चाहिए दोस्तों जो किसके हो, डायरेक्ट है, ओएल के चाइल्ड हो। क्लियर होगी बात है। तो अपनों ने क्या डिक्लेयर किया है कि हमने कहा है कि जो चाइल्ड किसके हो, ओएल के डायरेक्ट चाइल्ड हो, वो सिलेक्ट हो जाए। तो यहां ओएल का ये डायरेक्ट चाइल्ड है, बिल्कुल सही है, और ये भी ओएल है, इसका भी डायरेक्ट चाइल्ड है। तो ये सुनील, अनिल सुनील भी चेंज होगा, कॉफी और टी का कलर भी और बैकग्राउंड भी दोस्तों क्या होगा, चेंज होगा। ये हमारे पास कौन सा है, चाइल्ड सिलेक्टर है। तो चाइल्ड सिलेक्टर की सबसे मेन चीज क्या है कि वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए। लेकिन एल आई किसी का चाइल्ड है लेकिन वो ओएल का नहीं है, उस पर अप्लाई नहीं होगा। सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एल आई चाइल्ड तो है, ऊपर डिक्लेयर भी है एल आई, लेकिन वो चाइल्ड डिक्लेयर है वो ओएल का है, और हम यहां किस में लिखा हुआ है, यूएल में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास दोस्तों क्या है, चाइल्ड सिलेक्टर। और चाइल्ड सिलेक्टर के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं, ग्रेटर देन सिंबल का यूज करते हैं। क्लियर होगी बात यहां पर। अब आगे बात करते हैं, जो तीसरा सिलेक्टर आता है दोस्तों वो कौन सा आता है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट का अर्थ होता है दोस्तों वंशज। क्या होता है, वंशज। एक तो देखिएगा ये यूज कब करते हैं, जैसे मान लो आप फैमिली का कोई ट्री बना रहे हो, जैसे दादाजी है, पापा है, जैसे मान लो फैमिली का आप ट्री बनाते हो, हम उस फैमिली के या हम उस फैमिली के वंशज में तो हैं, लेकिन हम डायरेक्ट उसमें चाइल्ड है या नहीं है। अगर आप डायरेक्ट चाइल्ड की कैटेगरी में है और ऐसा कुछ आपने काम करवाना है तो चाइल्ड सिलेक्टर। अगर आपने पूरे वंश को सिलेक्ट करना है, एक ब्लॉक के पूरे वंश को सिलेक्ट करना है, तो हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज करते हैं। तो अब अपने समझते हैं किसको, डिसेंडेंट सिलेक्टर को। ये थोड़ा सा क्या है, हो सकता है आपको लगे कोई कॉम्प्लिकेटेड सा मामला हो रहा है सर की समझ में नहीं आ रहा, बस कुछ भी नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि डायरेक्ट चाइल्ड है तो वो क्या है,
चाइल्ड सिलेक्टर है और डायरेक्ट नहीं है, लेकिन वो चाइल्ड जरूर है, तो वो क्या हो सकता है दोस्तों, डिसेंडेंट सिलेक्टर है। एक बार डिसेंडेंट को देखते हैं तो आपकी ये चीजें क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यहां पर अगर बात करें डिसेंडेंट सिलेक्टर की, तो यही इस पार्ट में अपने बना हुआ डॉक्यूमेंट है, इसी के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। कौन से सिलेक्टर को, डिसेंडेंट सिलेक्टर को। देखिए डिसेंडेंट सिलेक्टर की बात करें तो यहां थोड़ा सा सिस्टम चेंज करके और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने इसको देखिए कुछ इस प्रकार से लिख दिया और उसके बाद मैंने यहां पर लिख दिया, मान लो पी हेलो, और उसके बाद मान लो मैंने बी लिखा बोल्ड करने के लिए आओ, और मैंने क्या कर दिया, बी को क्लोज किया, और उसके बाद मैंने यहां पर किसको क्लोज कर दिया, पी को क्लोज किया। और ये मैंने पूरा का पूरा ब्लॉक स्टार्ट कर लिया H1 से लेकर, और यहां आपका H1 क्या हुआ, डायरेक्ट है क्लोज हो गया। H1 स्टार्ट हुआ, H1 क्या हुआ, क्लोज हुआ। ये सारा का सारा पार्ट है किसमें, अब हम कहते हैं कि वंशज का मतलब क्या है, ये H1 का चाइल्ड है या नहीं है P, ये हम नहीं कह सकते। क्या ये B इस P का चाइल्ड है या नहीं है, डायरेक्ट है या नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। बट हमें इतना पता है कि जरूर ये P, ये B और ये P कौन से वंश का है, H1 का है। किसका है, H1 का है। H1 के अंदर क्या है, P भी है, P भी है और H1 भी है। मान लो H1 के अंदर एक P ये है, एक P ये है, और इसके बाद क्या है, B है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि H1 पूरे वंश के अंदर P भी है, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद बाहर आपने क्या लिखा हुआ है, H1 के बाद क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, XYZ आपने उसमें कुछ भी लिखा हो। तो हम चाहते हैं कि इस H1 के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सारा का सारा क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए। चाहे वो क्या हो, H1 का डायरेक्ट चाइल्ड हो, चाहे वो इनडायरेक्ट चाइल्ड हो। डायरेक्ट चाइल्ड के लिए हम इसका चाइल्ड सिलेक्टर का यूज करते हैं, और इनडायरेक्ट चाइल्ड के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, डिसेंडेंट सिलेक्टर का। तो हम इसका सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, देखिएगा यहां पर अपने पास जो डिसेंडेंट सिलेक्टर है वो होता है स्पेस, मैंने लिख दिया H1 स्पेस और P, H1 स्पेस और P। तो इसका मतलब हुआ कि H1 के अंदर जितने भी P है, चाहे ये P हो चाहे ये P हो, चाहे इस P के अंदर भी क्या है, B है, इन सब पर इसका असर आएगा दोस्तों। इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट सिलेक्टर, सॉरी डिसेंडेंट सिलेक्टर बोलते हैं। और डिसेंडेंट सिलेक्टर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेस से। स्पेस लिखते नहीं है, दो अगर आप टैग यूज करें तो उनके बीच में एक सिंगल कैरेक्टर का स्पेस छोड़ देते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, डिसेंडेंट सिलेक्टर। तो क्या नीचे वाले P पे असर आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि H1 के वंश का ये P नहीं है, लेकिन इस H1 का ये P भी वंशज है, ये P भी वंशज है, और ये B भी क्या है, वंश है। लेकिन ये जो P बाहर है, H1 से बाहर है, ये इस वंश का नहीं है, इसलिए इस पर तो असर नहीं आएगा, इन दोनों पर असर आएगा। कौन सा असर आएगा, कलर क्या हो जाएगा इनका, रेड, बैकग्राउंड क्या हो जाएगा दोस्तों, ग्रीन। इसलिए हम किसका यूज करते हैं, डिसेंडेंट सिलेक्टर का यूज करते हैं। डिसेंडेंट सिलेक्टर क्या करते हैं, जो भी आपका वंश है, पूरा ब्लॉक है, उस पूरे ब्लॉक के अंदर कितने भी टैग यूज किए हुए हैं उन सब पर अगर अप्लाई करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, डिसेंडेंट का। और अगर आपको कोई डायरेक्ट चाइल्ड, जैसे LI की बात करें, जैसे टेबल की बात कर ले, टेबल के अंदर हम यूज करते हैं TR का, TH का, तो उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, चाइल्ड सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर क्यों यूज करते हैं, देखिए जब आप ये काम कर रहे होते हैं ना, जैसे मान लो इसकी डिक्लेरेशन करोगे तो आपको समस्या आएगी, तो ये सिलेक्टर्स ही हमारे क्या होते हैं, समाधान होते हैं। पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है, और उसके बाद आपको देखना है कि इनको करने के लिए हमें सुविधा क्या क्या दी गई है। सब पर अप्लाई करना है तो यूनिवर्सल सिलेक्टर है, किसी एक पे अप्लाई करना है तो ग्रुप सिलेक्टर है। अगर कोई डायरेक्ट चाइल्ड है उन पे अप्लाई करना है तो आप कहेंगे सर हम किस पे अप्लाई करें। अब डायरेक्ट चाइल्ड यूज करना चाहते हैं और आपकी स्ट्रक्चर डायरेक्ट चाइल्ड वाली नहीं है तो वहां काम नहीं करेगा ये। इसका मतलब पहले आपके पास डिक्लेरेशन होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास समस्या होनी चाहिए, और उसके बाद सिलेक्टर आपके क्या हो सकते हैं, समाधान। मैंने इसको डिक्लेयर किया, अब मेरे पास समस्या थी कि मैं इस P को भी चाहता हूं, इस P को भी चाहता हूं और इस B को भी चाहता हूं, तो मुझे जो बेस्ट ऑप्शन लगा इसको करने के लिए हमने किसका सहारा ले लिया, डिसेंडेंट सिलेक्टर का। LI की बात थी तो मैं चाहता हूं कि LI सारी सिलेक्ट होनी चाहिए, लेकिन UL में जो LI है वो नहीं सिलेक्ट होनी चाहिए, ये मेरी समस्या थी। तो उसका समाधान क्या था, चाइल्ड सिलेक्टर था। क्लियर होगी बात। तो उसके बाद आगे वाले की बात करते हैं। ये अपने पास हो गए
चाइल्ड सिलेक्टर और डिसेंडेंट दोनों में फर्क क्या है? चाइल्ड सिलेक्टर तभी काम करेगा जब कोई डायरेक्ट क्या हो, चाइल्ड हो। डिसेंडेंट कब काम करता है? जब किसी पूरे वंश का हो। तो वंश को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम डिसेंडेंट का यूज करते हैं, और डायरेक्ट चाइल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? चाइल्ड सिलेक्टर। चाइल्ड सिलेक्टर का सिंबल क्या है? ग्रेटर देन। डिसेंडेंट का क्या होता है दोस्तों? स्पेस होता है। उसके बाद क्या आता है? एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग का मतलब होता है जो सबसे क्लोजेस्ट जो है वो हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। चलिए दोस्तों इसका एक और एग्जांपल देखते हैं अपने एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का। मैं यहीं इसको कंप्लीट कर देता हूं। जो भी साथी चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। अब देखिए हमने यहां पर एक हेडिंग स्टार्ट की H1, और आपने देख लिया जैसे दिस इज ए मेन हेडिंग, दिस इज ए मेन हेडिंग, और आपने किसको क्लोज कर दिया? H1 को। उसके बाद आपने शुरू कर लिया H2, और आपने H2 के बाद लिख दिया मान लो दिस इज ए सेकेंड हेडिंग, और आपने किसको क्लोज कर दिया? H2 को। उसके बाद आपने लिखा P, और आपने लिख दिया हेलो, और आपने P को क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने वापस से H1 स्टार्ट किया, और आपने लिखा दिस इज ए हेडिंग, और आपने किसको क्लोज किया? P को, सॉरी H1 को। फिर आपने लिखा P, और आपने लिख दिया जैसे हाउ आर यू। अपना जो उद्देश्य है वो इनको समझना है कि ये काम कैसे करते हैं, हाउ आर यू। और उसके बाद आपने किसको क्लोज कर दिया? P को। फिर आपने एक और P स्टार्ट किया, और आपने लिख दिया ओके, और आपने किसको क्लोज किया? P को क्लोज किया। ये आपकी कुछ स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने कहा कि एक समस्या हो, और उसके बाद क्या हो? समाधान हो। समस्या की बात करें तो समस्या क्या है? देखिए मुझे करना क्या है, मैं ये चाहता हूं कि जो P है, अगर ऐसे ऐसे सारे P सिलेक्ट हो जाए मेरे, जो जस्ट H1 के बाद हो, ऐसे P वो सारे सिलेक्ट हो जाए जो जस्ट किसके बाद हो? H1 के बाद हो। किसके बाद हो? H1 के। देखिए यहां पर भी P है, H1 के बाद P नहीं है, H1 के बाद P नहीं है, लेकिन यहां H1 के बाद क्या है? P है। तो अब मैं चाहता हूं कि जो H1 के बाद पहला P है वो सिलेक्ट हो। अब H1 के बाद P कितने हैं? 2। मैं चाहता हूं कि जो H1 के बाद पहला P है वही सिलेक्ट हो, और आगे इसी डॉक्यूमेंट में कंटिन्यू चलते जाएं। जब भी मेरा H1 आए और H1 के जस्ट बाद में कोई P हो, तो सब पर मेरी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, कलर रेड और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए? ग्रीन हो जाए। तो हम किसका यूज कर सकते हैं? एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे? हमारे पास क्या है? सबसे पहले H1 प्लस P, H1 प्लस P। तो बताइए ये जो P है, जो सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या H1 के बाद ये P आएगा या नहीं आएगा? और इस H1 के बाद ये तो P आ जाएगा, लेकिन ये P तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर वो क्या कहता है कि नियर बाय, जो बिल्कुल पास वाला हो उस पर अप्लाई हो। तो हमने क्या कहा? H1। इसका मतलब क्या हुआ? H1 के जस्ट पास वाला P क्या हो जाए? चेंज हो जाए। किसमें? कलर रेड हो जाए और बैकग्राउंड क्या हो जाए? ग्रीन हो जाए। तो हमने किसका यूज कर लिया? H1 प्लस P। प्लस यहां किसका काम करता है? एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर का काम करता है। अब H1 के बाद P 2 है, क्या दूसरे P पे आएगा? नहीं आएगा। केवल और केवल किस पे आएगा? पहले P पे असर आएगा। इसलिए हम किसका यूज करते हैं? एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। एडजेसेंट है सिबलिंग सिलेक्टर, और कौन से सिंबल से प्रेजेंट करते हैं? प्लस से। लेकिन यहां भी देखा जाए तो H1 के बाद P तो है, लेकिन पास में नहीं है बिल्कुल दोस्तों। तो इस H1 का असर यहां इस P पर, इस प्रॉपर्टी का यूज इस P के बाद अगर आप करना चाहें या इस H1 के बाद करना चाहें, तो यहां इसका असर नहीं आएगा, क्योंकि इस H1 के बाद डायरेक्ट P नहीं है, क्योंकि बीच में कौन बैठा है? H2 बैठा है। इसलिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों? एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। और कौन से सिंबल से यूज करते हैं? प्लस सिंबल से यूज करते हैं। तो H1 है, अगर ये H2 न होता और डायरेक्ट इसके टच में P होता तो इस P पे असर आता। तो इसको अगर सिंपल भाषा में कहें तो H1 जहां जहां आए, अगर उसके जस्ट बाद में P है, पहला P
पी बहुत हो सकते हैं H1 के बाद। देखिए हमारे पास कितने पी थे, 2 पैराग्राफ थे। हमने कहा कि केवल और केवल H1 के जस्ट बाद वाले पे अप्लाई हो, तो हमने किसका यूज कर लिया दोस्तों, H1 प्लस पी। H1 प्लस है पी। इससे क्या होगा कि ये हमारा का पी जो चेंज होगा वो कौन सा चेंज हो जाएगा, ये वाला, लेकिन इस पर असर नहीं आएगा। क्या ये H1 के डायरेक्ट बाद पी है, नहीं है सर। क्यों, क्योंकि बीच में कौन आ गया, H2 आ गया। तो क्या इस पर असर आएगा, नहीं आएगा। तो किस पे असर आएगा, इस H1 के बाद। वापस इसके बाद H1 शुरू हो गया और उसके बाद पी आ गया, तो उस पर भी असर आएगा। यानी कि जैसे ही H1 आए और जो उसके जस्ट बाद पहला पी हो, उस पर ही असर डालना चाहते हैं, तो किसका यूज कर लो दोस्तों, तो ये अपनों ने अभी पढ़ा है, कौन सा हो जाएगा, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। क्या हो जाएगा, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर क्या करेगा, जो भी आपने डिक्लेरेशन दी है उसके जस्ट पास वाले के लिए अप्लाई करना हो, सिंगल के लिए, तो हम किसका यूज करते हैं, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। सिंगल का मतलब पी तो 2 है, लेकिन जस्ट पास वाले पी पे ही अप्लाई होगा, दोनों पे अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद मान लो आपने H1 और यूज किया, लेकिन उसके बाद आपने H1 के बाद कोई और टैग यूज कर लिया, लेकिन पैराग्राफ टैग यूज नहीं किया। जब भी आप H1 आएगा और उसके बाद अगर पहला पी आएगा, तो फिर अप्लाई हो जाएगी ये प्रॉपर्टी कलर रेड और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। इसी के साथ अपने को कंप्लीट करते हैं किसको, जिसका नाम क्या है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। क्या है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर की बात करें तो क्या है, अब इसकी समस्या क्या है, समस्या का तो मतलब कुछ भी नहीं है। अपनी रिक्वायरमेंट क्या थी, H1 के बाद पहले पी की रिक्वायरमेंट थी। अब चाहते हो कि H1 के बाद कहीं भी पी आ जाए, सारे सिलेक्ट होने चाहिए, एक सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो किसका सारा ले लो, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। जैसे मैंने लिख दिया H1 और टिल्ड साइन और पी, किस किस को चेंज कर देगा, इस पी को भी कर देगा, इसको भी कर देगा और इसको भी कर देगा, क्योंकि हमने किसका यूज किया है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। जनरल सिबलिंग सिलेक्टर क्या कहता है कि जो भी आपने H1 के बाद डिक्लेयर किया है पी, चाहे तो वो पहले स्थान पे हो चाहे वो दूसरे पे हो, लेकिन वो H1 के बाद पी है, तो उस पे सब पे अप्लाई होगा क्या दोस्तों, हमारा ये इफेक्ट कलर क्या हो जाएगा, रेड, और बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, जो आपका एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर है वो कहता है कि जस्ट पास वाले पे एक के लिए, और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर कहता है कि दूर हो चाहे वो पास हो, अगर वो H1 के बाद पी है तो बिल्कुल इसको भी चेंज करेगा और वो इन दोनों को भी चेंज करेगा। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। किस सिंबल से प्रेजेंट करते हैं, टिल्ड सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। क्लास होती है सिंगल टाइम के लिए, सॉरी मल्टी टाइम के लिए, और आईडी यूज होती है यूनिक सिस्टम के लिए। तो हम क्लास को कॉल करते हैं क्लास के नेम से और आईडी को कॉल करते हैं आईडी नेम से। ये मैंने पुराने क्लासेज में, प्रीवियस क्लासेज में मैंने आपको सिंटैक्स बताया हुआ है। तो अभी वापस एक बार रिपीट करते हैं। हमारे पास वापस रिपीट कर देता हूं, यूनिवर्सल सिलेक्टर। अगर आप इसका यूज करते हैं तो बॉडी एरिया में लिखे गए सभी टैग्स पर, सभी कंटेंट पे, सभी एट्रीब्यूट पे अप्लाई हो जाएगा कौन सा, यूनिवर्सल सिलेक्टर। उसके बाद टाइप सिलेक्टर, कोमा दे देकर आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, टैग को डिफाइन कर सकते हैं, उन पे असर आएगा। चाइल्ड सिलेक्टर, यानी कि जैसे मान लो कोई डायरेक्ट चाइल्ड के लिए अप्लाई करना हो, तो जैसे ओवल के अंदर LI पे अप्लाई करना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, चाइल्ड सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करें डिसेंडेंट सिलेक्टर। डिसेंडेंट सिलेक्टर पूरे वंश को रिप्रेजेंट करता है कि जो भी रूट टैग आपने इसमें डाल दिया उसके अंदर जो भी आपने टैग्स यूज किए सब पे अप्लाई कर देगा कौन, डिसेंडेंट। किससे प्रेजेंट करते हैं, स्पेस से। एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर क्या कहता है कि अगर कोई आपका बिल्कुल ही पास वाला हो उसके लिए, और जनरल सिबलिंग सिलेक्टर क्या कहता है कि वो कहीं भी हो, चाहे पास में हो चाहे दूर हो, चाहे एक हो और चाहे अनेक हो, तो हम किसका यूज करते हैं, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर है। अगर आपको इस क्लास में क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। अगर आप साथियों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इस क्लास की PDF भी चाहते हैं तो दोस्तों आप भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके की क्लास के लिए दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी दोस्तों, कुछ पार्ट लेके आएंगे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में। जो कल का टॉपिक अपना, जो नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो अपने पढ़ेंगे दोस्तों, प्रिंटर के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और एक मैंने आपको बता दिया दोस्तों, 7 मई से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं सूचना सहायक की तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।